Hello everyone, welcome back to the session. कैसे आप सभी लोग? आज हम जो है पॉलिटिकल साइंस के जो आपके 80 डेज में किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं इन 80 दिनों में आपका टारगेटेड प्रैक्टिस, आपका टारगेटेड कंसेप्ट किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपका यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो 80 टू 85 डेज ही रह गया है। तो इसीलिए आपका ये स्ट्रैटेजी बहुत काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। और इस आपका सेशन जो है उसको शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने शुरुआत जो है, इफ यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, जब आप शुरू करते हो ना, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना वो अच्छा हो वो जरूरी नहीं है। बट अगर आप जो भी शुरू कर रहे हो वो आपका ग्रेट होता है, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ निकल के आता है, तो वही चाहिए होता है और वही इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका जो है, जब आप शुरुआत करते हो ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है कि मैम समझ में नहीं आ रहा, पीवाईक्यू जो है सॉल्व करती हूँ तो 30 से 40 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिल रहा, कैसे सॉल्व करूं समझ में नहीं आ रहा, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे चीजें जो है वो चलते रहता है जब आप प्रिपरेशन करते हो। बट मैं हमेशा आप लोगों को ये बोल के समझाती हूँ कि अगर आपका शुरुआत जो है ना, वो मेरे साथ भी हुआ है इसी तरीके से। मैं भी अपने टीचर्स को बोलते थे कि मैम समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ प्रिपेयर करते हैं उनका अच्छा जा रहा है बट मेरा अच्छा नहीं जा रहा, ये चीज भी आते थे मेरे दिमाग पे। बट मैं हमेशा बोलते थे, अपने आप को समझाते थे कि कोई बात नहीं, अपना कंसिस्टेंसी जो है, अपना हार्ड वर्क जो है, अपना मेहनत करते रहना चाहिए। बट धीरे धीरे जो है वो बदलाव जो है ना वो दिखेगा। इसी तरीके से जो है हम अपना बेस्ट बन सकता है। तो यही सेम चीज जो है जो आपके कोटेशन जो है उसमें भी देख सकता है। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। शुरू तो करना पड़ेगा ना कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा, तभी तो आप आगे जाओगे, है ना। जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आपको ऊपर तक पहुंचने के लिए नीचे से शुरुआत तो करना पड़ेगा। जब हम नीचे से शुरुआत करने के लिए ऐसे ऊपर देखते हैं तो हम में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम तो थक जाएंगे, हमारा स्टेमिना ही नहीं है इतना चढ़ने का। पर धीरे धीरे आप चढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप ऊपर तो पहुंचोगे। तो यही चीज है। तो चलिए आज का जो सेशन है उसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है, किस तरीके से पेपर 1 पूछा जा रहा है, किस तरीके से पेपर 2। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, और उसी हिसाब से आपको अपने जो टोटल दिन रहता है 80 डेज, उसके हिसाब से अलग अलग फेजेस के हिसाब से डिवाइड कर लो। ठीक है। और यहाँ पर पहले फेज में, यानी कि 20 दिन के अंदर अंदर ना आप फाउंडेशन अपना बना सकते हो, जिसमें आप पेपर 1 के बेसिक्स जो है वो कवर कर सकता है। जैसे कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और आईसीटी, ये जो आपके यूनिट्स है इसको कवर कर सकते हो 20 दिन के अंदर अंदर। और पेपर 2 अगर पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं तो आप पॉलिटिकल थ्योरी हो गई, पॉलिटिकल थॉट, दोनों आपके वेस्टर्न थॉट भी इंडियन थॉट भी, ये कंप्लीट कर सकते हो। आपका जो है डेली स्टडीज आवर्स जो है ना वो एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम देना चाहिए। यानी कि आपका जो है पेपर 1 को भी टाइम देना चाहिए और पेपर 2 को भी टाइम देना चाहिए, जिसमें 6 to 7 आवर्स जो है ना आपके सेल्फ स्टडी का होना चाहिए। नॉट दैट कि आप वीडियोस देख रहे हो वो भी काउंट कर रहे हो, आपका क्लासेस चल रही है वो भी काउंट कर रहे हो, ये नहीं। 6 to 7 आवर्स सेल्फ स्टडी, चाहे वो आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, बट सेल्फ स्टडी होना चाहिए। ठीक है। तो इस सेल्फ स्टडी में आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स देना जरूरी है। और फर्स्ट 20 दिन में आप ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एमआर, एलआर, आईसीटी, पेपर 2 में पॉलिटिकल थ्योरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन सारे यूनिट्स को आप कवर कर सकते हो विद इन दिस डेज।
ठीक है। फेज 2 में अगर मैं डिवाइड करूं, यानी कि नेक्स्ट आपका 20 डेज है, 21 से लेकर 50 तक, यानी कि 20 डेज भी नहीं है, 30 डेज है। यहाँ पर आप इंटेंसिव स्टडी, कोर जो मेन चीजें है ना, उसका इंटेंसिव स्टडी शुरू कर सकते हो, जिसमें आप कवर कर सकते हो यूनिट्स जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हो गए, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पर आपका मेन क्वेश्चन जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है जो पूछा गया है आपके 2025 जून के हिसाब से, तो इस यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और उसी के साथ साथ आप पीवाईक्यू भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करे वो जरूरी नहीं है, कोई भी साल का पीवाईक्यू उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए, तभी आपको पता चलेगा अपने लेवल जो है वो कहाँ पर है, किस चीज की जरूरत है, वो सारे चीज जो है आप पता चल जाते हो। वीकली जो है अपने आप को टेस्ट करना, यानी कि आप जब प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करते हो, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो इसीलिए ये जो चीजें जो मैंने बताई है ना, फॉर इंटेंसिव स्टडीज जिसमें आप ये सारे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस और एमसीक्यू के एग्जाम देना वो बहुत जरूरी है वीकली। ठीक है। नेक्स्ट फेज में मैं जाना चाहूंगी 51 से 70 डेज, यानी कि 20 डेज अगेन, जिसमें एडवांस प्रिपरेशन होगा। आप अपना ट्रिक्स जो है, जिस तरीके से आपका ट्रिकी टॉपिक्स होगा, जो बार बार भूले जा रहे हो, जो इजीली याद नहीं रहता, आपका फैक्चुअल पार्ट्स हो गया, ये सारे चीजों पर आप फोकस कर सकते हो, जैसे कि पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपका आरटीआई, आरटीई, एनएचआरएम, आपका स्कीम्स रिलेटेड क्वेश्चंस, आपका पॉलिसीज है ना, आपका जो है अलग अलग गवर्नेंस के तरीका, ठीक है, और आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें अलग अलग रूलिंग्स जो है, अलग अलग आपके रूलिंग्स के टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या चीज हुई है, न्यूक्लियर पॉलिसीज, आपका जो है साइनिंग पीरियड्स दूसरे देश के साथ, आपके उसके साथ साथ थ्योरीज ऑफ आईआर, जैसे कि अप्रोचेस है आईआर के, आपका रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोच, रैशनलिस्ट अप्रोच, आपका जो है अलग अलग थ्योरीज उनके थिंकर्स के हिसाब से जो है, वो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, थिंकर्स, आपके जो है पॉलिटिकल प्रोसेसेस का उनके आइडियाज, यानी कि जैसे कि आपका जो है रजनी कोठारी हो गया, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ हो गए, आपका जो है अतुल कोहली हो गए, ये सारे थिंकर्स रिलेटेड उनके आइडियाज जो है, उसको भी पढ़ना इतना ही जरूरी है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग हो या फिर मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन हो, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके साथ साथ आप लोग पेपर 1 में डीआई पे फोकस कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में फोकस कर सकते हैं, और रिसर्च मेथड्स पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें आप लोगों को 2 मॉक टेस्ट जो है वो लगाना है हर वीक, यानी कि एक वीक में 2 मॉक जो है वो जरूरी है आपके लगाना। फिर आ जाते हैं हम फेज 4 में, जिसमें 71 to 80 डेज, यहाँ पर आपका फाइनल रिवीजन होने वाला है। मॉक टेस्ट आप सॉल्व करना है। आप लोगों को यहाँ पर रोज मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। पूरा इंटायर सिलेबस को आप शॉर्ट नोट फॉर्म में जो है वो रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट पढ़ रहे होते हो ना, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को नोट मेकिंग जो है वो करना जरूरी है अपने हिसाब से। ये नहीं कि सबको समझ में आए, अपने समझ के हिसाब से आपको नोट मेकिंग करना है, ताकि आप लोग जब एंटायर सिलेबस के रिवीजन आए ना, तो उस टाइम पे आप जो छोटे छोटे नोट्स में, जैसे आपने निमोनिक्स बना रखे होंगे, आपने जो है चार्ट बना रखे होंगे, उसी तरीके से जो है आप रिवाइज कर सकते हो पूरा सिलेबस को, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना रहता है, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा कितना इन डेप्थ जो है मैं जा सकती हूँ एक टॉपिक को लेकर, कितना आपका जो है कंटेंट जो है, एक आपका जो है जैसे कि एरिस्टोटल हो गया, उससे कितना ज्यादा सवाल पूछता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से किस तरीके से सवाल पूछा जाता है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कैसे सवाल आते हैं, है ना। तो ये सारे चीजें जो है आपको तभी पता चल जाता है, जब आप लोग जो है 5 साल के एटलीस्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करते हो, उसके बाद एनालाइज करते हो। और अब से आप लोगों को
डेली फुल लेंथ टेस्ट जो है वो देना है, यानी कि 150 क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये 150 क्वेश्चंस का आपको मॉक टेस्ट जो है वो देना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो ना डेली, तो आपका स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट जो है वो बच जाता है। इसीलिए जब एग्जाम का माहौल होगा तो आपका स्पीड जो है उसी हिसाब से करने लग जाते हो, क्योंकि आप यूज टू होते हो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का। जब आप एक बार में देने जाते हो ना 150 क्वेश्चन विदाउट इवन सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट घर पे, ठीक है, तो उस टाइम पे आप लोग ना बहुत फटीक हो जाते हो, बहुत टायरिंग सा हो जाते हो। 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 घंटे बैठकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सर में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट को घर से ही सॉल्व करके जाना चाहिए, ताकि आपको वो आदत रहे। और सॉल्व भी किस टाइम पर करना चाहिए, जैसे जैसे आपका टाइमिंग्स होता है ना, जैसे 9 से 12 हो गया, 3 से 6 हो गया, इन दोनों टाइमिंग्स पे आप अपना एग्जाम जो है यानी कि फुल लेंथ टेस्ट जो है वो सॉल्व करिएगा, क्योंकि आपको उस टाइम का आदत रहे। क्या पता दोनों आपका कोई भी टाइम में, चाहे मॉर्निंग हो इवनिंग हो, आपका जो है एग्जाम का जो है उस हिसाब से आ सकता है। तो इसीलिए आपको उन टाइमिंग्स में ही फुल लेंथ टेस्ट जो है वो सॉल्व करिए। अब मैं बताओ आपका डेली टाइम एलोकेशन किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। पेपर टू कोर सब्जेक्ट्स जो है ना आपके, जो भी कोर सब्जेक्ट्स है उनके कोर टॉपिक्स को आप सुबह पढ़ सकते हो, और आफ्टरनून में पेपर वन पढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाद में थोड़ा सा रेस्ट करके इवनिंग में आप जो भी पढ़े हो उसका रिवाइज करिए, और साथ के साथ एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। इसी तरीके से आप चलोगे ना, तो आपका जो है टाइम भी मैनेज हो जाएगा, पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, और सही तरीके से जो है कंसिस्टेंसी के साथ आपका लेवल जो है ना वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। वीकली स्ट्रेटजी चार्ट बना सकते हो, और वीक वाइज सब्जेक्ट का कवरेज टेबल, जैसे कि आपने जो है पोल थ्योरी पहले कंप्लीट कर लिया, इतने दिनों में आपने बना ली, फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ये बना ली इतने से इतने दिन तक, फिर आपका इंडियन थॉट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ये भी बना ली, ठीक है। फिर उसके साथ साथ जो है अगर आपने पेपर वन कभी कंप्लीट किया, यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिया, यहाँ पर रिसर्च कर लिया, यहाँ पर एमआर और एलआर कर लिया, इसी तरीके से आप एक चार्ट जो है अपने लिए बनाकर चल सकते हो। और जो भी आपने, जैसे मान लो वीक वन में ये दोनों कंप्लीट कर लिया, ठीक है, और फिर दूसरा एक और यहाँ पर टॉपिक, दोनों पेपर टू और पेपर वन का, ठीक है, यहाँ पर आपने वीक टू में कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से कितना कितना टॉपिक्स कवर किया है, किस सब्जेक्ट्स का कितना आपने कंसेप्ट्स को क्लियर करा है, उस चीज को लेकर भी अपने लिए चार्ट बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि किस लेवल पर मैं पहुंच गई, कितना मैंने अपना कोर्स स्टडी कर लिया, कितना रहता है, वो चीजों को लेकर आपको आइडिया रहे, और किस चीज पर मुझे फोकस करना चाहिए इसको भी पता चल जाएगा, ठीक है। फिर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बात करूं, रिवीजन बहुत जरूरी है, और नया स्टडीज आफ्टर 60 डेज ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप डे 60 के बाद न्यू स्टडी पकड़ रहे हो ना, जैसे मान लो एग्जाम में बस 20 दिन रह गए, उसमें अगर आप नया पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी याद रहने नहीं वाली। जितना पढ़ा है उसका रिवाइज करिए, वही आपके लिए काम आने वाला है। जब जितना भी नया पढ़ लो ना आप एंड मोमेंट पर, वो कभी भी दिमाग पे फिट नहीं होने वाला, ठीक है। हमारे जो कोर मेमोरीज होता है ना, ठीक है, तो उसमें जाने के लिए एटलीस्ट कुछ वक्त तो लगता है। 20 दिन में कुछ नहीं होने वाला, तो इसीलिए जितना पढ़ा है उतना ढंग से पढ़िए, तभी आपका जो है फायदा मिलेगा। उसके साथ साथ आपका नोट मेकिंग मेकिंग टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया, निमोनिक्स हो सकती है, चार्ट्स हो सकती है, कंसेप्ट्स का वन लाइनर्स हो सकती है। तो इसी तरीके से आप अपना टेक्निक्स जो है वो बनाइए, ताकि रिवाइज करने में आपको जो है कम से कम समय लगे, और जितने रिवाइज हो सकता है उतना भी हो सके, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, चाहे वो आपके पढ़ने में हो जब आप तैयारी कर रहे हो, और आपके एग्जाम हॉल में हो जब आप पेपर वन पेपर टू को सॉल्व कर रहे हो, उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट एग्जाम हॉल के बारे में बात करूं, तो वो यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तब मैं आपके लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस लेकर आऊंगी। बट अगर टाइम मैनेजमेंट जैसे आपके स्टडी को लेकर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला, पेपर वन और पेपर टू को लेकर अपना टाइम डिवाइड करिए, उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट 6-7 आवर्स दोनों पेपर्स में जो है मिलाकर देना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट
तरीका है टाइम मैनेज करने का, और ये नहीं कि मतलब पूरा दिन बैठे रहे और दिमाग पे भी कुछ नहीं चल घुसा। स्मार्ट स्टडी करना चाहिए आज के टाइम पर, ठीक है। और हमारे दिमाग जो है ना, वो भी रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए स्मार्ट तरीके से हर एक चीजें को, ठीक है। और लास्टली मैं बताऊं कि इट डजेंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। मतलब आप धीरे 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 भी आप चल रहे हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप रुकते नहीं हो ना, तब तक आपका प्रोग्रेस जो है वो चल रहा है। अगर मैं बोलूं कि आज मैं बैठ पढ़ने के लिए बैठ रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट कुछ कंसेप्ट जो है वो समझना चाहिए, कुछ नया चीज जो है मुझे सीखना चाहिए, तो आपका प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे मान लो मैंने आज जो है मतलब 9 घंटे पढ़ाई करी, फिर कल जो है ना मैंने छुट्टी ले लिया, मैं बहुत थक गई 9 घंटे पढ़ के कल, तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों से मिलकर आती हूँ। ये सोच लिया मैंने एक दिन ब्रेक ले लिया। फिर अगले दिन जब आप बैठोगे ना, तो वो जो आपने पढ़ा ना उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आप वहीं से दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। जब आप रुकावट डाल देते हो ना, तो वहां पर आपका एक स्टॉपेज पॉइंट जो है वो आ जाता है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे भी चल रहे हो, तो उसमें आपका एटलीस्ट कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस यू डोंट स्टॉप इट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रादर देन इंटेंसिटी, ठीक है। इसीलिए आपको भी इसी तरीके से अगर अपनाते हो अपना स्ट्रेटेजी, तो आप लोगों के लिए बहुत फायदा मिलने वाला है, और आपका जीआरएफ आपके ही होने वाला है। तो बेस्ट विशेस फॉर यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2025। आई होप कि आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाएंगे, अप्लाई करेंगे, और इसी के साथ साथ आप लोगों को और भी कंसेप्ट रिलेटेड क्लासेस जो मैं अब कल से शुरू होने वाली हूँ, तो उसको लेकर आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जीआरएफ नीति को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपके अब से कंसेप्ट्स के जितने भी क्लासेस है वो यहाँ पर आने वाला है। इसीलिए डू फॉलो दिस चैनल। और आज का सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, और जितना पॉसिबल हो सकता है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते इसी तरीके से नया सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।